हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया जा रहा है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से करेंगे आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। पिछले वर्ष का आप पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 50। स्कोर आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपने जो है इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और पहला प्रश्न स्क्रीन पर लग चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप की सरकार में जो है क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है। विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो साथियों आप देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, आप जानते हैं वर्तमान समय में साथियों जो भारत में व्यवस्था चल रही है वो कौन सी व्यवस्था है भाई? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये संसदीय शासन व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? हमने आपको कई बार बताया है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो यहीं पर इसी से आपसे सवाल यहाँ पर पूछा है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सरकार में जो है इसमें क्या होता है? विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट यानी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों विधानमंडल और न्यायपालिका, आप जानते हैं न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी जो है नहीं होती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इनकरेक्ट हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें सी ऑप्शन की, अगर यहां पर हम विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जी नहीं, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने अभी आपको बताया न्यायपालिका जो है साथियों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो ध्यान रखें ये किसी के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप आंसर दीजिए। ध्यान से पहले ऑप्शंस को रीड करें, आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर एक बार आप पहले ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें आंसर देने के लिए। बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है वह यानी राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को जो है संबोधित करने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग यहां पर ए विकल्प पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर तीसरे का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे एक तरफ जो है पत्रिका का नाम दिया है और एक तरफ जो है इनके संपादक का नाम दिया है। आपको यहां पर बताना है कौन सी पत्रिका का कौन से संपादक के साथ मिलान सही नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम पत्रिका का संपादक जो है अरविंद घोष जी हैं, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही दिया है। न्यू इंडिया की बात करें दोस्तों, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? बिपिन चंद्रपाल, ये भी आपका सही हो जाएगा। युगांतर पत्रिका के संपादक कौन है?
भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन साथियों, जो आपका संध्या नामक पत्रिका दी गई है, इसके संपादक जो है बरींद्र घोष नहीं थे। ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका के संपादक भाई बरींद्र घोष नहीं थे। अच्छा, फिर कौन थे? याद रखें आप लोग, बी उपाध्याय। कौन? बी उपाध्याय जो थे संध्या नामक पत्रिका के संपादक थे। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? क्वेश्चन नंबर यहां पर चौथा दिया है, इसका आंसर आप लोग फटाफट करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए, सभी लोग यहां पर फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यहां पर साथियों 50 सवालों को लिया गया है और ये 50 सवाल सिलेक्टेड हैं, याद रखें आप लोग। तो जो लोग जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर 2 पर, बी ऑप्शन पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, ध्यान रखें भाई, ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है। अच्छा, गुलाम वंश की साथियों स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? याद रखें, गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करी गई थी। तो यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अच्छा साथियों, कुतुबुद्दीन का जो है शासन अवधि कब से कब तक माना जाता है, यानी शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1206 से जो है 1210 तक जो है इसका काल माना जाता है। और इन्होंने जो है इसके द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप साथियों इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? जानते होंगे आप, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखें। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से देखिएगा। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिया है, यहां पर सभी लोग आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, चलिए भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग बताने का प्रयास करें। अगर साथियों बात करें हम यहां पर सबसे पहले हाइड्रोमीटर की, तो इससे भाई क्या मापते हैं? द्रव का घनत्व इससे मापते हैं। क्या? द्रव का घनत्व इससे मापा जाता है। और आप देखेंगे साथियों, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं भाई? हाइग्रोमीटर से जो है, याद रखिएगा साथियों, यहां पर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहां पर सवाल ही पूछा है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। बी विकल्प बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है। और द्रव का घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। याद रखें, लैक्टोमीटर की बात करें, आप जानते होंगे, लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता का माप करते हैं। क्या भाई? दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। ठीक है। और जो आपका दिया है यहां पर पोटेंशियोमीटर जो आपका दिया है साथियों, इससे जो है विद्युत का मापन करते हैं। क्या भाई? विद्युत का मापन इसके द्वारा किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा जो है कौन सी है? भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? आप लोग बताएं। और भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ये भी आप बता सकते हैं। महत्वपूर्ण है, यूपी बीएड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। देखिएगा साथियों, बात करें अगर हम यहाँ पर भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, आप जानते होंगे मैक-मोहन रेखा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रेडक्लिफ आप जानते होंगे साथियों, भारत और पाक के मध्य, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य है, रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है। अब बात करें साथियों डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, किसके मध्य?
भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 8 दिया है, सभी लोग आंसर करिएगा। भाई सुबह 11:30 बजे जो जीके जीएस की ये क्लास चलती है, इसको आप लोग साथियों जरूर से जरूर कवर करिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही कंसाइज किया जाता है। अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। ये रहा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट, अधिशेष बजट। 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप लोग करें। सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं? चलिए भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब जो है सरकारी खर्च, याद रखें जब सरकारी खर्च आय से जो है अधिक हो जाए, ठीक है क्या, जब सरकारी खर्च आय से अधिक हो जाए तो उसमें क्या होता है भाई, वो जो है उसे घाटा बजट कहा जाता है। क्या, उसे जो है घाटा बजट कहते हैं। याद रखें आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है यहां पर आप लोग बताइएगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? कृषि है, ग्रामीण है, फैक्ट्री, शहरी क्षेत्र। तो यहां पर आपका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र। ए विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? समानता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आप करिएगा। सही उत्तर क्या है? चलिए, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गलतियां लोग करेंगे। देखिएगा, जो आपका डी ऑप्शन यहां पर दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को जो है शिक्षा का हक जो है नहीं है। ठीक है, यहां पर साथियों इसका मतलब ये हो गया, अगर आप देखेंगे तो यहां पर विकल्प में जो होना चाहिए इस तरीके से कि सभी को निःशुल्क शिक्षा का हक, ये ऑप्शन यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका गलत है। क्यों? आप जानते हैं साथियों कि भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। ये आपका अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। इसमें क्या है दोस्तों, आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्या भाई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखें सभी को नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, समुद्र की एक चौड़ी उफखाड़ी यानी प्रवेश मार्ग जो आकर के अवतल हो क्या कहलाती है? 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 12 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, चलिएगा, जल संयोजी दिया है, जल डमरू मध्य है, खाड़ी है और आपका है पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। बताएं, समुद्र की एक चौड़ी उफखाड़ी यानी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है भाई? पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करिएगा यहां पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं।
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर सतलज नदी पर, वो बिल्कुल राइट है, याद रखें साथियों। पंजाब की जो आपलावन नहरें सतलज नदी से जो है जल प्राप्त करती हैं, जो सिंचाई का जो है मुख्य स्रोत माना जाता है। तो आप देखेंगे डी विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिए सवाल नंबर 14 का आंसर दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है? ये साथियों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख आप देखेंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 15 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। ध्यान से आप लोग देखें, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह जो है नहीं चमकते हैं, क्यों? ऑप्शन ए है वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वे पृथ्वी से अत्यधिक दूर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है। डी ऑप्शन है वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और छोटे परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर कर सकते हैं, तारे जो है चमकते हैं यानी स्टार जो है साथियों चमकते हैं, किंतु ग्रह जो होते हैं यानी प्लेनेट जो होते हैं ये चमकते नहीं हैं, क्यों? आप यहां पर बताइएगा। यहां पर 4 कारण दिए गए हैं, इसमें से आपको एक कारण जो है सेलेक्ट करना है, बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कहता है वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें जो है अधिक प्रकाश मिलता है और छोटे परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है बताएं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? फटाफट आंसर छाप दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है, अर्जेंटीना की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई? 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएं। जीएसटी जो है साथियों सबसे पहले कहां पर लागू की गई? सवाल नंबर 17 का आंसर छाप दीजिएगा आप लोग। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद है आपका फ्रांस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहां पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले भाई फ्रांस में जीएसटी लागू हुई। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, ताना भगत आंदोलन साथियों 1913-14 में हुआ था और इस आंदोलन के नेता कौन थे आप लोग बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं भाई जतारा भगत पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इसमें से आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन पर, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व बैंक कहा जाता है? याद रखिएगा आप लोग, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, यानी इसे साथियों बोलते हैं IBRD। ठीक है, आई का मतलब हो गया साथियों इंटरनेशनल, बी का मतलब हो गया साथियों बैंक, और आपका यहां पर आर का मतलब हो गया क्या भाई? रिकंस्ट्रक्शन, और डी का मतलब हो गया आपका डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया IBRD का? याद रखें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को साथियों क्या बोलते हैं? विश्व बैंक भी इसे कहा जाता है। याद रखें, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के राइटर कौन है बताएं। 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट।
प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, बिल्कुल यहां पर राइट है, ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे फटाफट यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? 21 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं। जो लोग यहां पर बता रहे हैं भाई फारसी, बिल्कुल राइट है, और मुझे पूरा भरोसा है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप सही दिए होंगे। ठीक है, अच्छा कुल कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अपशिष्ट सलिज जल क्या होता है? रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल जो होता है, शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, बताएं। यानी अपशिष्ट यानी सजल जल जो है साथियों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का यहां पर आंसर आपको करना है। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। आप सभी साथी यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, रसोई से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल होता है साथियों उसे क्या बोलते हैं? सलिज जल बोलते हैं। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आज का सेट आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। सवाल नंबर 23 का आंसर बताइएगा, और लास्ट में भाई अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप लोग बताएं। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन भाई? सुचेता कृपलानी। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर डी पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, याद रखें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा। अगर साथियों इनका कार्यकाल पूछे कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है, तो 1963 से कब, ध्यान दीजिएगा, 1963 से जो है 1967 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है सुचेता कृपलानी का। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? राजस्व विभाग का भाई उच्चतर प्राधिकारी कौन होता है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा आप लोग, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 24 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करें। जो लोग बता रहे हैं राजस्व सचिव ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर अगला है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहां स्थित है? सवाल नंबर 25 है, बताएं। ये आपका साथियों कहां पर स्थित है आप लोग बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप जानते हैं साथियों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपका कहां पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहां पर? राजस्थान के जो है माउंट आबू में जो है ये आपका स्थित है, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। और एक काम करें भाई, लाइक की संख्या आप लोग जरूर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जो भी साथी क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं लाइक की संख्या बढ़ा दे। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को टाइप किया जाता है, कंसाइज किया जाता है एक एक क्वेश्चन, तब आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, इससे हमारा भी साथियों मनोबल बढ़ता है और आपके लिए जो है कंटिन्यू जो है क्लास करवाते रहते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है गुलाम वंश। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब करी गई थी दोस्तों? 1206 में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? सवाल नंबर 27 दिया है, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 27 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर यहां पर दीजिएगा। चलिए भाई, चलिए भाई,
इसका आंसर आप लोग यहां पर फटाफट बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। ये साथियों 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वे बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। जायद फसल साथियों यहां पर किसको बोलेंगे? चलिएगा, सभी का यहां पर फटाफट आंसर आना चाहिए, सभी लोग छापते हुए चलो आंसर। तो भाई तरबूज क्या है साथियों? ये आपका जायद फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, पूरा लेख शास्त्र का अध्ययन जो है यहां पर किसका अध्ययन होता है? पूरा लेख शास्त्र, सिक्कों का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का। 29 नंबर है आपके सामने, इसका आंसर फटाफट छापे आप लोग। तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, शिलालेख। ठीक है साथियों, तो पूरा लेख शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? शिलालेख का। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करें। लोसूंग या लोसांग त्योहार जो है साथियों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताएं। चलिएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोसूंग त्योहार साथियों सिक्किम का जो है प्रमुख त्योहार है। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और ये दिसंबर के महीने में जो है मनाया जाता है। ये रहा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 31 का आंसर बताएं। बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर चिकित्सा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड सी ऑप्शन आपका राइट है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन साथियों ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें आप लोग। ये आपका सांविधिक निकाय है, नगर निगम है, निजी उद्यम है, गैर सरकारी संगठन है, बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, नगर निगम पर, बी ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? 33 का आंसर बताएं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, चलिए 33 का आंसर बताएं। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट है, परमवीर चक्र। ध्यान रखें, तो भारत का साथियों सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला आदि किससे संबंधित है? 34 का आंसर बताएं। चलिए साथियों देखिएगा, जो कल करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करी गई थी 3 बजे, उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वो जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया था करंट अफेयर के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला आदि किससे जो है संबंधित है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला, मेला। 34 का राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर आप करेंगे आंसर। जो लोग जा रहे हैं लोक नृत्य पर, ए ऑप्शन पर बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है भाई? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में आप जानते होंगे पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, द कलकत्ता क्रोमोसोम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएं। यहां पर आंसर दीजिएगा, द कलकत्ता क्रोमोसोम के राइटर कौन है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए।
चलिएगा, यहां पर आपका 36 का राइट आंसर क्या बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, कक्ष का रण जो है किस लिए फेमस है बताएं। सवाल नंबर 37 है, इसका आंसर करिएगा। कक्ष का रण जो है किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप करेंगे। ज्वारी मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, सभी सही है। सही आंसर क्या है, ज्वारी मैदान के लिए। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में किसे ऋण देते हैं। भारी उद्योग को, कृषि व लघु उद्योग को, विदेशी कंपनियां को, राज्य सरकार को। बताएं, वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में जो है किसे ऋण देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है बताएं। जो लोग बता रहे हैं यहां पर कृषि व लघु उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। आरबीआई का जो है लेखा वर्ष क्या होता है, यहां पर आप लोग बताएं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 39 का आंसर दीजिएगा। और लाइक की संख्या आप लोग साथियों बढ़ाते चलिएगा सेशन की। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ इसी तरीके बने रहेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आरबीआई का साथियों फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हमने कई क्लासेस में बताया, आप लोग बताएं। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। तो साथियों आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो होता है आपका कब भाई, जुलाई और जून, जो आपका दिया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर कब होती है और उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएं। यहां पर साथियों ध्यान रखें, जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है। जब पृथ्वी जो है साथियों सूर्य से सबसे दूर होती है तो उससे क्या बोलते हैं भाई, उस स्थिति को एफेलियन कहा जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं अपसौर। क्या भाई, अपसौर हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन कब हुआ। 41 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, तो भाई 2008 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई आईटी अधिनियम 2000 में साथियों प्रमुख संशोधन कब किया गया, 2008 में, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की जो है प्रथम महिला के अध्यक्ष का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं कौन सी होती हैं। भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, एजोला किस फसल के लिए उपयोगी होता है। चलिए, एजोला जो है साथियों किस फसल के लिए उपयोगी होता है। साथियों एजोला क्या है, ये एक प्रकार का जो है उर्वरक होता है। क्या, ये एक प्रकार का जो है उर्वरक होता है और ये धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल। अगला सवाल ये रहा, संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिएगा। संविधान में जो है किसका उल्लेख नहीं है, 45 का राइट आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा आपका योजना आयोग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। योजना आयोग साथियों एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में संविधान में कोई उपलब्ध जानकारी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। महाबलीपुरम के शैल मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 46 का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम के शैल मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? रथ के नाम से। ए ऑप्शन राइट है। नोटबंदी कब हुई? सभी को पता होगा। इसका आंसर दीजिएगा। नोटबंदी साथियों जो है कब हुई थी? सभी को पता होगा भाई। तो 8 नवंबर 2016 को। कब साथियों? 8 नवंबर 2016 को। ए विकल्प आपका राइट है। 500 रुपए के नोटों की संख्या यहां पर बताइए कितनी थी नोटबंदी से पहले? यह आंकड़ा जारी किया गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। तो हालांकि ये सवाल आपसे पेपर में नहीं पूछा जा सकता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं 17,165 मिलियन, वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन परत जो है कहाँ होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बीएड का। चलिए, ओजोन परत जो है साथियों कहाँ होती है? आंसर आप लोग करें इस क्वेश्चन का फटाफट। चलिए भाई, तो ओजोन परत साथियों आप देखेंगे ये जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है? जो साथियों सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है बताएं? ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए और ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके जीएस के पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया है। अब आप बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे। पिछले साल का पेपर अगर आपने नहीं देखा तो देखेंगे तो पाएंगे ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। इससे ज़्यादा जो हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इसी लेवल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी जो भी लेवल होगा साथियों, सारा लेवल आपको करवाया जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। एक एक करके सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो क्लास होता है आप लोग जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। कल जो करंट अफेयर की पहली क्लास हुई थी उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोग जरूर बताया करिएगा। अगर कोई डाउट आपका होता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमें जो है 9415768259 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पर जो है शेयर कर दी जाती हैं, तो आप लोग जो है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आपका आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत के साथ ही तैयारी में लगे रहें, खूब पढ़ते रहें। रीजनिंग की भी साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन को लगाते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।